नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद खास जानकारी के साथ। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा रहने वाला है और ऐसे में यूसीसी ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए दिल्ली में आज बैठक होने जा रही है। बैठक में सीएम धामी होंगे शामिल और वैश्विक निवेशक सम्मेलन के संबंध में उद्यमियों से करेंगे चर्चा। केंद्रीय मंत्री और पार्टी पदाधिकारियों से भी सीएम की मुलाकात संभव है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि 1 महीने में दूसरी बार होगा जब सीएम दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली में जाके केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात होगी। यूसीसी को लेकर भी एक बैठक होने जा रही है और जीआईएस को लेकर भी ये बैठक होने जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी कई अहम चर्चा हो सकती है और ऐसे में 3 दिवसीय ये दौरा है और काफी महत्वपूर्ण ये दौरा माना जा रहा है देवभूमि के सीएम का। और बता दें कि दोपहर बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी रवाना होंगे दिल्ली के लिए और दिल्ली में जाके बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। 3 दिवसीय काफी अहम होने वाला है ये बैठक और ऐसे में केंद्रीय मंत्रिमंडल में किसको जगह दी जाए, क्या आगे रोड मैप होने वाला है, क्योंकि बागेश्वर का भी चुनाव है, उपचुनाव है और ऐसे में काफी अहम जानकारी के निकल के सामने आ रही है कि यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यूसीसी की जो टीम बनी थी उनको लेकर भी चर्चा हो सकती है, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। आगे किस तरीके से क्या रोड मैप होने वाला है, आने वाले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किस तरीके से जीत हासिल करनी है और क्या आगे मंथन करना है, इसको लेकर विचार विमर्श हो सकता है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि उत्तराखंड के सीएम बता दें दिल्ली दौरे पर निकलेंगे और ये कहा जा रहा है कि उनकी पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है, यानी कि 1 महीने में दूसरी बार ये मुलाकात उनकी होने जा रही है। कई कयास लगाए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभी कैंतुरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी कितनी अहम मुलाकात ये होने जा रही है और कितना अहम ये दौरा? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा काफी अहम इस वक्त कहा जा सकता है, क्योंकि राज्य में कह सकते हैं कि बागेश्वर का उपचुनाव यहाँ पर चल रहा है। जैसे संभावना जताई जा रही है कि बागेश्वर उपचुनाव में राज्य सरकार की तरफ से कुछ ऐसी मिसालें यहाँ पर पेश की जा सकती है उपलब्धियों के रूप में, जो राज्य के लिए मील विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर यहाँ पर साबित हो सकते हैं। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर जाते हैं तो यूसीसी को लेकर जो कयासबाजी है, जो चर्चाएं हैं, वो यहाँ पर तेज होने लगती है। आज संभवतः यही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे के दौरान सबसे पहले जो यूसीसी की जो एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पर रही है उनसे वहां पर मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। जो अंतिम जो फाइनल जो ड्राफ्ट बनना है उसमें किस प्रकार से कुछ जो बड़े संशोधन है वो क्या कुछ यहाँ पर रह सकता है, उन सब विषयों को लेकर बातचीत यहाँ पर हो सकती है। केंद्रीय नेतृत्व से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात होगी। कई मंत्रियों से समय यहाँ पर मांगा गया है, जैसे ही समय मिलता है तो मुख्यमंत्री उनसे बातचीत यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि 3 दिवसीय मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि राज्य के विकास के लिए कुछ ना कुछ नई सौगातें जरूर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने इस दिल्ली दौरे के दौरान लेकर आ सकते हैं। इसके अलावा जो सरकार में जो दायित्व बंटवारे और मंत्रिमंडल विस्तार की जो लगातार कयासबाजियां चल रही है उस पर भी केंद्रीय नेतृत्व से बातचीत यहाँ पर हो सकती है। तो संभावना यही है कि आगामी चुनावों से पहले राज्य सरकार अपने सरकार में दायित्वों का बंटवारा यहाँ पर कर सकती है। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो विधायक है, उन दायित्वों से यहाँ पर नवाजा जा सकता है। और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी अगर केंद्रीय हाईकमान की तरफ से कोई हरी झंडी मिलती है तो जल्द ही राज्य सरकार की तरफ से भी समझा जा सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार यहाँ पर किया जा सकता है। तो बहुत सारी संभावना इस समय मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर, जैसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज दोपहर बाद दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना होंगे और 3 दिवसीय दौरा उनका रहने वाला है। जी, कहा ये भी चाह रहा है कि दिसंबर में जो जीआईएस होने वाला है उसको लेकर भी यहाँ पे विचार विमर्श हो सकता है। कौन से निवेशकों को आमंत्रण भेजा जाए उस बारे में भी बात विचार यहाँ पे हो सकता है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे के दौरान अपने राज्य में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 यहाँ पर होने जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री मोदी का आगमन यहाँ पर हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी से उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ यहाँ पर हो सकता है, उसके लिए बातचीत यहाँ पर होगी। केंद्र की तरफ से किस प्रकार से निवेशकों को यहाँ पर आमंत्रित किया जा सकता है उसके लिए बातचीत यहाँ पर होगी, ताकि राज्य में ज्यादा से ज्यादा विकास यहाँ पर किया जा सके। संभावना यही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो राज्य सरकार की तरफ से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस लक्ष्य से ज्यादा यहाँ पर प्राप्त किया जा सके। तो उम्मीद यह है कि उत्तराखंड राज्य के लिए ग्लोबल जो समिट है ये काफी महत्वपूर्ण होना है। ऐसे में उन सब दृष्टि को देखते हुए केंद्र सरकार से भी बातचीत यहाँ पर हो सकती है। जी, तो दोपहर बाद रवाना होंगे दिल्ली के लिए, तो आज का क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? क्या आज ही पीएम मोदी से मुलाकात कर सकते हैं सीएम धामी?
आज का जो कार्यक्रम है वो संभावना यही है कि आज देर शाम जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचेंगे तो जो यूसीसी की जो एक्सपर्ट जो कमेटी रही है उस कमेटी से बातचीत उनकी होगी, उनकी मुलाकात वहां पर होगी और यूसीसी को लेकर जो फाइनल जो ड्राफ्ट दिया जाना है उस पर बातचीत यहाँ पर होगी। कल संभवतः ये कहा जा सकता है कल और परसों का जो दिन होगा महत्वपूर्ण दिन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्रियों के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात हो सकती है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर ये मुलाकात और ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद अभी आपका तमाम जानकारियों के लिए। सीधे चलेंगे जहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। बल्कि एक दूसरे को स्वावलंबी बनाने का, आत्मनिर्भर बनाने का, सबको खड़ा करने का, उत्थान का, उन्नयन का ये कार्य है। आज जो हमारी नई पीढ़ी है उसके लिए आज सहकारिता का जो महत्व है वह और भी अधिक हो जाता है, क्योंकि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने को स्वावलंबी बनाना चाहती है। इसलिए सहकार से समृद्धि के स्वप्न को साकार करने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत सरकार में सहकारिता का अलग से मंत्रालय बनाने का निर्णय किया, अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और पहले मंत्री के रूप में हमारे केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को यह काम दिया गया। यह मंत्रालय देश में सहकारिता के आंदोलन को और अधिक मजबूत करने के लिए एक प्रशासनिक रूप से, कानूनी रूप से नीतिगत ढांचा इसका प्रदान कर रहा है। यह मंत्रालय सहकारी समितियों के लिए भी कारोबार में जो सुगमता है, जो आसानी है, जो सरलीकरण की प्रक्रिया है और आसानी से जिसमें सबकी पहुंच बन सके, उन प्रक्रियाओं को कारगर बनाने के लिए बहुराज्य सहकारी समितियों के विकास को सक्षम बनाने की दिशा में भी अनेकों कार्य कर रहा है, अनेकों प्रयास कर रहा है। भाई बहनों, सहकारिता विभाग और उससे संबंधित समस्त संस्थाओं का उद्देश्य न केवल कृषकों को सस्ते ऋण की सुविधा प्रदान कराना है, बल्कि ग्राम तो सहकारिता के बारे में सीएम धामी बोल रहे थे। आप सुन रहे थे कि किस तरीके से अभी भी वो अपने संबोधन दे रहे हैं और ऐसे में बता दें कि 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और जिसका शुभारंभ जो है सीएम धामी द्वारा किया गया है। सीएम धामी को आप सुन रहे हैं और ऐसे में काफी अहम ये कार्यक्रम माना जा रहा है। सांस्कृतिक और साहित्यिक महोत्सव है और ऐसे में क्या इस कार्यक्रम की अहमियत हो जाती है, कितना खास ये हो जाती है और ये सीएम धामी बता रहे थे। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, चल लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोटद्वार में अवैध खनन पर हाई कोर्ट की रोक। चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित भूमि में अवैध खनन पर कोर्ट का सख्त फैसला। जमीन के चारों तरफ बनी 4 दीवारी का 70% हिस्सा ध्वस्त। खुलासे के बाद शासन ने दिए पौड़ी डीएम को कार्रवाई के निर्देश। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कोर्ट का सख्त फैसला निकल के सामने आया। जमीन के चारों तरफ बनी 4 दीवारी का 70% यानी कि 70% हिस्सा जो है वो ध्वस्त किया जाए, ये निर्देश दिए हैं। खुलासे के बाद शासन ने दिए पौड़ी डीएम को कार्रवाई के निर्देश। तो कोटद्वार में अवैध खनन पर हाई कोर्ट की अब रोक लग चुकी है। अब हाई कोर्ट सख्त हो चुका है और इस मामले में उन्होंने फैसला दे दिया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग को आवंटित भूमि में अवैध खनन पर कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है और ऐसे में जमीन के चारों तरफ बनी 4 दीवारी का 70% हिस्सा ध्वस्त करने के लिए कह दिया है डीएम को और कार्रवाई के निर्देश भी डीएम को, पौड़ी के डीएम को साफ तौर पे दे दिए गए हैं। तो शासन के खुलासे के बाद ये कार्रवाई जो है वो हुई है और हाई कोर्ट की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि जो 4 दीवारी है उसकी 70% तक हिस्सा जो है उसको ध्वस्त किया जाना चाहिए।
उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव के लिए नामांकन होने के बाद अब पार्टियां प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार ने भी गुरुवार को नामांकन दाखिल किया। बागेश्वर सीट पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने नजर आ रही है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की है। सुनिए। उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव को लेकर चहलकदमी शुरू हो गई है और हमारे साथ बातचीत करने के मौजूद हैं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी। सर, आज बसंत कुमार ने प्रत्याशी के लिए नामांकन भर दिया है, किस तरह से देखते हैं मजबूती अगर कांग्रेस की बात की जाए? बड़े उत्साहपूर्ण वातावरण में उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है और जिस तरीके से जनता उनके नॉमिनेशन में जुड़ी है उससे मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूं कि बागेश्वर का उपचुनाव उत्तराखंड की राजनीति के लिए और देश की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी उपचुनाव सिद्ध होने जा रहा है। सर, आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उस बसंत कुमार को आम आदमी पार्टी से कांग्रेस लाया गया, तो कहीं ना कहीं ये ना कहा जा सकता है कि चेक किया था वो आम आदमी पार्टी को पहले ही छोड़ चुके थे और इसलिए हमने उनको सम्मिलित किया है। ऐसा नहीं है कि किसी मित्र पार्टी से या किसी से हमने तोड़ा हो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश होगा, जो बागेश्वर से चाह रहे होंगे कि हमें भी प्रत्याशी के लिए एक मिलना चाहिए था मौका? ये समय ऐसा है जब हमने राज्य के हित में, कांग्रेस के हित में भी, बागेश्वर के हित में भी इस सरकार को एक चेतावनी देनी है। तो जीत कौन सकता है बेहतर, उस संभावना को देख करके प्रदेश कांग्रेस ने उम्मीदवार तय किया है और हमारे सब कार्यकर्ताओं का फर्ज है, होती है भावनाएं, लेकिन जब पार्टी ने एक उम्मीदवार तय किया है तो सब उसके पीछे खड़े हों। आखिर पार्टी के साथ भी तो हजारों और लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना होती है और पार्टी की एक जीत करोड़ों लोगों को आनंदित करती है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि बागेश्वर के सारे कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट होकर के बसंत कुमार को विजयी बनाने के लिए काम करेंगे। सर, बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो कहीं ना कहीं ये जो आने वाले चुनाव होंगे, चाहे वो लोकसभा का हो, निकाय चुनाव हो, तो क्या ये इंडिया गठबंधन उसमें भी चलेगा या फिर बात की जाए तो नेशनल लेवल पे ये देखा जाए? हम इस समय पार्लियामेंट के चुनाव में 1-1 मतलब भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ इंडिया का एक उम्मीदवार, इस पॉलिसी पर काम करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला बॉम्बे में तैयार किया जाएगा, उसके बाद ही वो लागू होगा। कई लोग ये सवाल करेंगे कि बागेश्वर में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने वो फॉर्मूला तय नहीं किया है, तो कोई बाध्यता सहयोगी दलों के ऊपर नहीं है कि किसी एक उम्मीदवार के पीछे वो आकर के खड़े हों, लेकिन फिर भी हम जो है मैं बात करूँगा। और सर, लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आपने कभी कभार इच्छा प्रकट किया कि हरिद्वार से आप लड़ने जा रहे हैं, वहीं हरक सिंह रावत भी वहाँ पर एक्टिव नजर आ रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि किस तरह के? पहली बात यह है कि मैंने कोई इच्छा प्रकट नहीं की है और हाँ, हरिद्वार में जिला पंचायत की हारों के बाद जो है एक कार्यकर्ताओं की भाजपा की तरफ भगदड़ मच गई थी, वो उसको रोकने के लिए हरिद्वार में थोड़ा सक्रिय हुआ और बाकी जो बात आपने पूछी है उस पर नो कमेंट। तो ये पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जिनका कहना है कि जितने जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की जीत होने वाली है और जो कांग्रेस पार्टी है मजबूती से लड़ने वाली है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। कर्णप्रयाग थराली के सोल क्षेत्र में गुरुवार देर रात को एक बार फिर से भारी बारिश और ब्रह्मताल क्षेत्र में बादल फटने से प्रणामली नाला उफान पर आ गया है, जिससे पिंडर नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं पुलिस और प्रशासन ने देर रात से ही लोगों को नदियों के किनारे से दूर और सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश दे दिए हैं। नदी का जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल भी नजर आ रहा है। बता दें कि पिछले 5 दिनों से थराली क्षेत्र में दूसरी बार बादल फट गया है। ऐसे में अब लोगों को बारिश आने पर डर सता रही है। और जो भी आपके संपर्क में है उन लोगों को
समय में पहुंचाएं और जिन लोगों को जो भी आपके संपर्क में है इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दीपक शाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, अभी क्या स्थिति है वहां पे? आपको बताना चाहूंगा कि थराली क्षेत्र में लगातार 5 दिन के भीतर ये दूसरी बार बादल फटा है। कल रात की एक घटना है कि ब्रह्मताल जो कि बुग्याली क्षेत्र है, इसके आसपास कहीं बादल फट गया था, जिस कारण की बारामती नाला उफान पे आ गया था। ऐसे में जो पिंडर नदी है उसका जल स्तर काफी बढ़ चुका है। ऐसे में एहतियात के तौर पे पुलिस द्वारा और स्थानीय लोगों द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया और जहाँ जहाँ व्यवस्थाएं बनाई गई पुलिस और प्रशासन द्वारा। हालांकि सुबह तक पानी का जलस्तर जरा कम हो गया तो लोगों ने चैन की सांस ली। अब बात की जाए तो प्रशासन और पुलिस द्वारा तो लगातार उन क्षेत्रों का दौरा किया जा रहा है जहाँ इस प्रकार की घटनाएं से। तो आसपास नदी के आसपास कितने लोग ऐसे हैं जिनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है? जी, जिस प्रकार से ये लगातार ये दूसरी घटना है तो प्रशासन द्वारा इनका चिन्हीकरण किया। हालांकि अभी आंकड़े तो जब प्रशासन द्वारा जारी कर रहे हैं, लेकिन काफी संख्या में खराजी के आसपास पिंडर नदी के किनारे प्राणमती नाला के पास आसपास काफी लोग रहते थे, जिनको मलबा आने से और उनकी फसलों को काफी नुकसान हुआ है। फसलों को भी नुकसान हुआ है, घरों को भी नुकसान पहुंचा है। तस्वीरें हम तक पहुंच पा रही है, कितनी ज्यादा यहाँ पे त्राहिमाम मचा हुआ है साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन दीपक, बात की जाए तो प्रशासन द्वारा क्या राहत के कार्य वहां पे चलाए जा रहे हैं? जिस प्रकार से बरसात का मौसम था तो प्रशासन और डीएम चमोली द्वारा लगातार यहाँ पर जो भी प्रभावित क्षेत्र है, चाहे जहाँ पर भूस्खलन हो रहा है या बादल फटने की घटनाएं आ रही हैं, जो भी कुछ आपदा प्रभावित क्षेत्र है उनमें लगातार जो प्रभावित लोग हैं उनसे संपर्क किया जा रहा है। प्रशासन की टीम ने सभी एसडीएमओ को निर्देश दिया है कि उन लोगों से मिलिए और उन लोगों से उनकी परेशानियां जाए, खाद्यान्न की समस्या हो, बिजली की समस्या है, आवागमन की समस्या हो, तुरंत ही संबंधित अधिकारियों को उनको जल्दी से जल्दी ठीक करने को उनके निर्देश दिए गए हैं। ठीक है दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और देहरादून की नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन कर दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बता दें कि दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना होगा। हालांकि ये संशोधन पार्षदों की मांग पर वार्ड बैठक में किया गया है, जिसके बाद नगर निगम ने सभी की सहमति के बाद संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क को आधा कर दिया है। तो वहीं जहां लोग 2000 खर्च करते थे, अब 1000 खर्च करने होंगे। बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ था कि जो हमारा म्यूटेशन शुल्क है उसका जो 150 रुपये की जो फीस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है उसको रेशनलाइज करके बढ़ाया जाए। और बोर्ड की ही सहमति के अनुसार पार्षदों की समिति का गठन करते हुए उन्हीं से प्रस्ताव जो है फाइनल प्राप्त करके उसको लागू किया गया था। वर्तमान में उसको लागू करने के पश्चात कई जगह से इस प्रकार का थोड़ा सा शिकायत आई है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है और इसके संबंध में इस बोर्ड बैठक में ये शुल्क में 50% की जो है छूट देने का जो है प्रस्ताव हुआ है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।